लेकर जा रहे हैं यूनुस। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और इसके साथ ही श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ आऊंगी टीपी त्यागी सर, आपने देखा जो रिपोर्ट यहां पर जारी की गई है, किस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति देखने को मिल रही है। कर्ज के लिहाज से पूरी तरीके से चौपट और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है इस वक्त बांग्लादेश की, तो किस तरीके से आने वाले दिनों में बांग्लादेश के हालात रहेंगे? जी पुनीता जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए जी। प्रतिष्ठित को पैनलिस्ट के साथ। देखिए, मूसलाधार बारिश होने से पहले बूंदाबांदी होने लगती है। बांग्लादेश की स्थिति वर्तमान में तो इतनी खराब नहीं है, क्योंकि डेब्ट टू जीडीपी की जो रेशो है, यानी कि कर्ज और जीडीपी का अनुपात, हाँ। वो अभी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन बीज बो दिए गए हैं, यानी कि ये पता लग गया है कि आने वाले सालों में बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और ये उनके सेंट्रल बैंक ने कह दिया है, जी। सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश ने। उन्होंने अभी तो ये आंकड़ा दिया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो कर्ज है वो 15% बढ़ चुका है। नाउ 15% राइज इज ए वेरी डेंजरस सिग्नल। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका प्रभाव कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है। यानी कि बांग्लादेश में जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस तरह से वहाँ के जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन, अंसार उल बंगला, ऐसे आतंकी संगठनों के द्वारा किए गए उपद्रव, मारकाट, सिविल वॉर जैसे हालात, उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, टेररिज्म, करप्शन, यानी कि कुल मिला के जो उम्मीद की जा रही थी कि ये न्यूट्रल होंगे, इनके बारे में जब ये पता लगा कि जी। इन्होंने खुद ही उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बलवा किया था उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि तुम अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, तब उन्होंने सिटीजन नेशनल पार्टी बनाई। जी। यानी कि इस व्यक्ति की जो न्यूट्रलिटी थी उसके ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया कि आज कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उन्हें पसंद करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने अपने देश को एक गिरती हुई, यानी कि द डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी वेरी स्टीप एंड विद ग्रेट एक्सीलरेशन, ये बोझ ये बीज इन्होंने बो दिए हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी में। जो रॉ मटेरियल्स था दूसरे देशों से, वो आना बंद हो गया या कम हो गया। एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना भी कम हो गया। और इंस्टेबिलिटी इस तरह की हो गई कि विकास कार्य न होते हुए भी, ना दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, जब विकास कार्य होते हैं तो जनरली डेब्ट बढ़ता है। लेकिन बांग्लादेश में उल्टा हो रहा है, विकास कार्य नहीं हो रहे और डेब्ट बढ़ रहा है। इसे कहते हैं कि इन्होंने पोटेंशियली एक बीज बो दिया है कि आने वाले समय में अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी आएगा वहां पे तो वो भी इकोनॉमी को बहुत जल्दी सुधार नहीं सकेगा। तो आई कंसीडर दिस इज ए वेरी बैड सिचुएशन फॉर बांग्लादेश। बिल्कुल। बहुत ही खराब और दिवालियापन देखिए देखने को मिल रहा है इस वक्त। लेकिन श्रुति दास गुप्ता जी, जो ये आर्थिक डेटा सामने आया है, अगर हम इसका मूल्यांकन करें, इसका आकलन करें, तो क्या समझा जाए कि अब बैंकक्रप्ट की कगार पर है क्या बांग्लादेश? नमस्ते आपको और आपके व्यूअर्स को। लेकिन अभी तो नहीं बैंक्रप्सी की कगार पे है। डेट अभी भी सर्विसिंग कर रहे हैं, पर डेट टू अगर एक्सटर्नल एक्सपोर्ट देखा जाए तो 162% पे पहुंचा हुआ है। मतलब डेट ज़्यादा देना पड़ रहा है, उनको लौटाना पड़ रहा है, और एक्सपोर्ट का जितना उनको मिल रहा है पैसा वो कम है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपके जो बाहर से आने वाला इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी कम हो जा रहा है धीरे धीरे। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और इससे आगे जाके बैंक्रप्सी की कगार आ जाती है। इसीलिए जो आईएमएफ ने है इसको बांग्लादेश को मीडियम रिस्क की लिस्ट में डाल दिया है कि इधर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो थोड़ा सोच समझ के करे कि आपका पैसा चाहे अटक ना जाए। और साथ में ही बांग्लादेश ने बिकॉज अपना थोड़ा सा अंदर से उन्होंने मूल्यांकन कर लिया, और उन्होंने एक डीएमओ ऑफिस मतलब डेट मैनेजमेंट ऑफिस बनाने का
वो भी IMF के साथ मिलके ये एक उन्होंने स्टेप उठाने की सोची है, जिससे वो किसी तरह से इस बैंक्रप्सी के कगार पे जिस तरह से वो खड़े हो सकते हैं उससे पीछे रहें और किसी तरह से आगे बढ़े। तो जैसे कर्नल साहब ने समझाया था कि जो डेट होते हैं लोग लेते हैं जब आप अंदर से डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। इंडिया का भी बहुत अच्छा खासा डेट है, लेकिन हमारी अंदर डेवलपमेंट चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है और एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हैं, इसीलिए हमें हमारे हाई डेट होते हुए भी हाई रिस्क नहीं माना जाता, मीडियम रिस्क भी नहीं माना जाता, इनफैक्ट हमें गुड इन्वेस्टमेंट की तरह से माना जाता है। पर इकोनॉमिक नोबेल प्राइज विनर यूनुस का बांग्लादेश मीडियम डेट में पहुंचा हुआ है, और ये एक समझने की बात इसलिए है क्योंकि जब इनको मिला था इकोनॉमिक प्राइज इनकी बहुत जय जयकार हुई थी, और आज भी उसी चीज को लेकर लोगों ने सोचा था शायद ये बांग्लादेश को बचा सकेंगे। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि इनके ग्रामीण बैंक जो है वो एक बहुत बड़ा नेक्सस था जिसके अंदर लोग एक दूसरे को, इसका एक सरल एग्जांपल मैं देती हूँ कि उन्होंने कहा था कि हर छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो उन सबको लोन मिल जाएगा, सब लोग कलेक्टिवली एक दूसरे के लोन के वो गारंटर्स बनते थे। इस चीज को लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, मतलब कोई भी अगर गनधारी इंसान आप देखें तो गन पकड़ के 4 लोगों को अपना डेट गारंटर बनाता था, पैसा लेके गायब हो जाता था, तो गरीब और गरीब होते गए। उन्होंने कहा था कि गरीबी गायब हो जाएगी दुनिया से, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो उनकी जो इकोनॉमिक पे पकड़ है ना, वो सिर्फ किताबी तौर से है, ऑन ग्राउंड नहीं है। इसीलिए ग्रामीण बैंक को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर, उनके जो डेट सर्विसिंग की चीजों को लेकर इनके ऊपर कई सारे केस भी लगे थे, जो इन्होंने सत्ता में आते ही सारे रद्द कर दिए थे। यानी कि देश का फायदा हुआ नहीं, खुद का फायदा वो कर गए, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी यूनुस से, जैसे कि देखिए श्रुति दासगुप्ता जी ने कहा कि अब नोबेल पुरस्कार थे, अब इकोनॉमिक के जानकार थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और भी ज्यादा बदहाल स्थिति हो गई। तो इससे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार और जो खराब गवर्नेंस रही है, क्या इसके पीछे की वजह रही है कि आज आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बांग्लादेश में खराब हुई है? देखिए, दिस इज द नॉन न्यूट्रलिटी। मैं ये कहूंगा कि जिस आदमी को इसलिए चुना गया था, इनके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था क्या? नहीं। ये चुने हुए थे क्या? नहीं। क्या ये इससे पहले किसी पॉलिटिकल पद पर रहे थे? नहीं। इनको तो बिठा दिया गया। क्यों बिठा दिया गया? क्योंकि जो बाइडेन उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उनके ये साथ में रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो इन्हें नहीं चाहते। सर माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मैं फिर आपके पास वापस लौटूंगी, आप दोनों ही बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा जारी रहेगी।